हेलो गाइस। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट 6 में वायुमंडल का संगठन तथा संरचना और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आशा करते हैं कि आप सभी इन्हें बहुत सारा प्यार देंगे ताकि आपका भी एग्ज़ाम अच्छा गुजरे। क्योंकि इस सीरीज़ का चलाने का सीधा मतलब है सिलेक्शन दिलाना। यहाँ से जो भी भूगोल का क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल का क्वेश्चन जो है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहीं से सब कंफर्म होगा। बस आप साथ बने रहें। आइए हम बात करते हैं वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। वायुमंडल का आवरण जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वायुमंडल का आवरण जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। नवीनतम खोजें हुई उसके अनुसार वायुमंडल की ऊंचाई है 32,000 किलोमीटर से भी अधिक है। और जो नई नई खोजें हुई उनके अनुसार जो वायुमंडल का ऊंचाई है वो कितना है, 32,000 किलोमीटर से भी अधिक है। वायु में मापी जाने वाली गैसें, वायु में गैसें जो पाई गई हैं उनमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन। जिनमें सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन 78.03%, और उसके बाद ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। और अन्य गैसें भी कुछ परसेंटेज में, कोई 1%, कुछ 0.01%, कोई 0.02% वगैरह पाई जाती हैं। तो वायु का संगठन क्या है? नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वायुदाब, पवनों की गति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। वायुमंडल आभास होता है। पृथ्वी पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर आग को नियंत्रित करने में नाइट्रोजन गैस की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर ऊंचाई तक है। वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्र 2% और अति आर्द्र जलवायु की स्थिति में भी 4% से अधिक जलवाष्प नहीं होता है। हवा में जलवाष्प का प्रमुख कार्य है पृथ्वी का कंबल जलवाष्प के संगठन की वृष्टि होती है। होता क्या है कि पृथ्वी का कंबल बोल रहा है, इसका मतलब जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यताप के कुछ भाग को आवेशित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। धूल के कण आर्द्रताग्राही नाभिकों के रूप में कार्य करते हैं। इससे बादल, कोहरा आदि का निर्माण होता है। संघनन क्रिया तेजी से संपन्न हो जाती है। वायुमंडल की संरचना क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि वायुमंडल की स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को मुख्यतः चार परतों में बांटा गया है। तो हम देख लेते हैं कि चारों परतें क्या हैं। तो पहली परत है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के बारे में बात करेंगे हम। ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे क्या है, इंग्लिश भी याद रखनी है। कहीं कहीं पे इंग्लिश को ही देवनागरी में लिख के डाल दिया जाता है ताकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्षोभमंडल की बजाय ट्रोपोस्फेयर आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर सही नहीं टिक कर पाते हैं। तो क्या रखना है, दोनों को ध्यान रखना है, क्षोभमंडल को भी और ट्रोपोस्फेयर को भी। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभमंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुव पर 8 किलोमीटर। कितनी है? भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। अधिकतम ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिकतम ऊंचाई होती है। इस परत में 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, जिसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। अगर आ जाता है कि सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं, तो सीधी बात है, जो क्षोभमंडल की परत है इस पे 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान सेल्सियस जो गिर जाता है उसे क्या कहते हैं, सामान्य ह्रास दर कहते हैं। सभी जलवायु तथा मौसम संबंधी क्रियाएं इसी भाग में होती हैं। जो जलवायु तथा मौसम संबंधी क्रियाएं हैं
जो भी क्रियाएं हैं सब इसी परत में होती हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं, जिसे वायुमंडल का तापमान गिरना बंद हो जाता है। वायुमंडल का तापमान गिरना बंद हो जाता है। अब बात करेंगे हम समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। स्थिति क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है। सबसे निचली परत हमने बताया क्षोभ मंडल, उसके ऊपर कौन सा है? समतापमंडल। ऊंचाई 50 किलोमीटर, ऊंचाई जो है इसकी 50 किलोमीटर, तापमान 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान अपरिवर्तित, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर ऊंचाई पर तक तापमान क्रमशः बढ़ता है। मतलब 20 किलोमीटर अपरिवर्तित तापमान रहता है, कोई तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुँचते पहुँचते तापमान क्रमशः बढ़ने लगता है, बढ़ता है। ओजोन परत समताप मंडल में होती है। जो ओजोन परत है, इसे ओजोन परत के बारे में बहुत सारा बताया जाता है कि जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह फ्रीज वगैरह यूज करने से गैसें निकलती हैं और हमारे ओजोन को नुकसान पहुंचता है। इसको छिद्र वगैरह हो जाता है, जिससे कि इशू रहता है कि हमारे यहाँ पराबैंगनी किरणें आती हैं जिनसे हमें बचाता है। तो कैंसर घातक किरणें हैं, ओजोन से ही हमको बचाया जाता है। तो ओजोन परत इसी कहाँ मिलती है? अगर ऑप्शन में आ जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समतापमंडल में। ठीक है। जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण अपने में समा लेती हैं, मौसम संबंधी उथल पुथल से स्वतंत्र, अतएव वायुयानों की उड़ान के लिए आदर्श दिशाएं उपलब्ध कराता है। इसमें वायु की गति क्षैतिज होती है, लंबवत नहीं, ध्यान रखना है, लंबवत नहीं होती है, क्षैतिज होती है, ऊर्ध्वाधर नहीं होती है। मध्यमंडल क्या है? मेसोस्फेयर। समतापमंडल के ऊपर स्थित, विस्तार 80 किलोमीटर ऊंचाई तक। पहला कितना था? 18, फिर 50, फिर 80 किलोमीटर तक। ऊंचाई के तापमान में गिरावट 80 किलोमीटर ऊंचाई पर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल, मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक वो आयन मंडल है। आयन मंडल की हवा विद्युत आवेशित है। यहाँ पे ध्यान रखना है, हवा कैसी है? विद्युत आवेशित है। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग पर एक्सोस्फेयर है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग पर एक्सोस्फेयर है, जो 1000 किलोमीटर के आगे तक विस्तृत है। वायुमंडल की आर्द्रता देख लेते हैं कि वायुमंडल की आर्द्रता क्या है। वायुमंडल की आर्द्रता देख लेते हैं। आर्द्रता क्या है? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को, जो वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित है, उसे हम वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर, याद रखना है कि आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर। कौन सा? हाइग्रोमीटर। अब कुछ क्वेश्चन जो कि 2013 में प्रीलिम्स में आया हुआ है, हम देख लेते हैं कि सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि क्या कह रहा है कि तापमान में घटोत्तरी होती है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ। तो वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ठीक बात है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ठीक बात नहीं है, यह गलत है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ये बिल्कुल राइट बात है। तो इसका उत्तर है 1 और 3 यानी सी। दूसरा क्वेश्चन है जो 2011 में आया हुआ है, वो है समतापमंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती। तो दोनों ही स्पष्टीकरण बिल्कुल सही हैं, केवल दो इसी, एक और दोनों। तो उत्तर इसका सी है, जिसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। तो हम बात करेंगे आर्द्रता।
के प्रकार कौन कौन से, आर्द्रता के कौन कौन से प्रकार हैं? निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वायु आयतन की प्रति इकाई में वर्तमान जल वाष्प की मात्रा। वायु आयतन की प्रति इकाई में वर्तमान जल वाष्प की मात्रा ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त। विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प का भार ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त। विशिष्ट आर्द्रता वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प का भार ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त होता है। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सूर्यतप और तापमान। बात करेंगे सूर्यतप और तापमान। सूर्यतप क्या है और तापमान क्या है? पृथ्वी के लिए ताप का मुख्य स्रोत सूर्य है। जो पृथ्वी के लिए स्रोत है, मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, जिसके पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह से चारों ओर, सूर्य की जो सतह है उसके चारों ओर विकिरित होकर फैलने वाले ताप को सौर विकिरण कहते हैं। जो सूर्य की सतह से चारों ओर विकिरित होकर फैलने वाली ताप को सौर विकिरण कहते हैं। सूर्यतप। इंसोलेशन पृथ्वी सतह पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्यतप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से इस विकिरित ऊर्जा को पृथ्वी का धरातल प्राप्त करता है। कुल सौर विकिरित ऊर्जा का लगभग 51% पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। सूर्यताप को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से तत्व हैं जो सूर्यताप को प्रभावित करते हैं? तो देख लेते हैं। आपतन कोण, सूर्य किरणों का आपतन कोण। दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि, ये भी एक तत्व है जो सूर्यताप को प्रभावित करता है। वायुमंडल की पारगम्यता है, वो भी इसे प्रभावित करती है। जल और स्थल का प्रभाव। सबसे अधिक सूर्यताप विषुवतीय क्षेत्र प्राप्त करता है और सबसे कम ध्रुवीय क्षेत्र। विषुवतीय क्षेत्रों में सूर्य का आपतन कोण अधिक होता है। विषुवतीय क्षेत्रों में सूर्यताप का आपतन कोण अधिक होता है। कर्क व्रत और मकर व्रत। कौन कौन से व्रत? कर्क व्रत और मकर व्रत के बीच के उष्णकटिबंध के सूर्यताप अधिकतम होता है। वायुमंडल का गर्म तथा ठंडा होना। वायुमंडल का गर्म तथा ठंडा होना वायुमंडल विकिरण, संचालन, संवहन तथा अभिवहन द्वारा गर्म अथवा ठंडा होता है। तो विकिरण देख लेते हैं। विकिरण क्या है? किसी ताप पदार्थ के ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की विकिरण कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल गर्म होते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगों के रूप में होती हैं। पृथ्वी पर पहुंची हुई किरणों का बहुत सा भाग पुनः वायुमंडल में चला जाता है। मतलब पृथ्वी पर पहुंची हुई किरणों का बहुत सा भाग पुनः वायुमंडल में चला जाता है। क्या होता है कि पृथ्वी से होने वाले इस विकिरण को पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण अधिक लंबी तरंगों वाली विकिरणें होती हैं जिसे वायुमंडल आसानी से अवशोषित कर लेता है। अतएव वायुमंडल सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है। अब बात करेंगे संचालन। कंडक्शन यानी वायु ऊष्मा की कुचालक है। संवहन वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है।
मतलब वायुमंडल को गर्म करने के लिए संवहन सबसे कम महत्वपूर्ण है। संवहन किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ के एक भाग से एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके तत्वों द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। अभिवहन क्या है? इसमें ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। गर्म वायु राशियाँ जब ठंडे इलाकों में जाती हैं तो उन्हें गर्म कर देती हैं, जिससे इसमें ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी रहता है। ऊष्मा के असंतुलन के कारण ही पवनों और समुद्र धाराओं की उत्पत्ति होती है। 30 अक्षांश क्या होता है कि 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच होता है। क्या? जो ऊष्मा का आदान प्रदान जो है 30 से 50 डिग्री के बीच होता है। अधिकांश तूफानी मौसम इसी क्षेत्र में जुड़े होते हैं। पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है कि सूर्यताप तथा पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को ही ऊष्मा बजट कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की मात्रा को यदि हम 100 इकाई मान लें तो इसमें से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को ही पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। शेष 65 इकाइयाँ भी पार्थिव विकिरण, संवहन, संघनन की गुप्त ऊष्मा और अवशोषण द्वारा अंतरिक्ष में लौटा दी जाती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। ताप कटिबंध या ताप क्षेत्र यानी हीट जोन्स। स्पष्ट है कि विषुवतीय रेखा के निकटवर्ती प्रदेशों में सूर्यताप सबसे अधिक मिलता है और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कम। विषुवत रेखा से दूरी के आधार पर पृथ्वी को निम्नांकित नई ताप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। उष्ण क्षेत्र ये कर्क और मकर रेखाओं के मध्य स्थित है, लंब रूप में चमकता ही रहता है। सूर्य किसी न किसी स्थान पर लंब रूप में चमकता ही रहता है। शीतोष्ण क्षेत्र टेम्परेट जोन यह कर्क और मकर रेखाओं में से क्रमशः उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक विस्तृत है, अर्थात अंश से अंश के मध्य जहाँ अपेक्षाकृत कम सूर्यताप प्राप्त होता है। शीत क्षेत्र जो अंश से ध्रुवों तक विस्तृत है। यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं और दिन रात की लंबाई 24 घंटे से सदा अधिक होती है। वायुमंडल की दाब और पवनें आदि की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक ध्यान से पढ़ेंगे और जो ये वीडियो देख रहा है तो कृपा करके पिछली वीडियो ज़रूर देखें, अन्यथा ये वीडियो आपके समझ के बाहर होगी, क्योंकि मैंने एक पॉइंट को लेकर के पार्ट 1 से पार्ट 6 है, ये 5 पार्ट जो पीछे हैं उनको ज़रूर देखें तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझ आएंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। तो जो नया है वो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि कहाँ तक वो समझ पा रहे हैं, क्या इशू हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।